डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ मुबारकपुर से। सर, हमारा प्रश्न आप ये है कि समाजवादी पार्टी में संगठन में भी यादव हैं और विधायिका में भी सभी यादव हैं, तो विश्वकर्मा समाज या आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? देखिए, ये बात आपका कहना गलत है। समाजवादी पार्टी में ये सभी जाति वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर अगर यादव विधायक है तो विश्वकर्मा रामाशय विश्वकर्मा एमएलसी भी तो बने। अगर यादव मंत्री बने, रामाशय विश्वकर्मा भी तो मंत्री बने, प्रजापति भी मंत्री बने, साहू भी राज्यसभा सांसद बने, आपके राजभर भी मंत्री बने, आपके चौहान भी मंत्री बने। ऐसी बात नहीं, समाजवादी पार्टी सभी जाति वर्ग के लोगों को लेकर चलती है, तो ये कहना गलत है। बल्कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब मजदूर किसान नौजवान महिलाएं सभी को हिस्सेदारी देने की बात करती है। और हिंदुस्तान में एक ही नेता पैदा हुआ, श्री अखिलेश यादव, जिसने कहा कि पिछड़ी वर्गों की जातिवार जनगणना करा दो और जिस जात की जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए। लेकिन ये काम बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? सरकार में रहते हुए बीजेपी पिछड़ों की जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रही, हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही? अगर सबके मंत्री बन गए तो विश्वकर्मा के मंत्री कहाँ बने? समाजवादी पार्टी में जब भी बनती है सरकार, विश्वकर्मा मंत्री बनता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वकर्मा मंत्री कहाँ है? जब मंत्री नहीं रहेगा तो समाज के लिए कौन नीति बनाएगा, समाज के लिए योजनाएं कौन चलाएगा? ये समाज का मंत्री ही तो बनाता है। अभी हाल में सर एमएलसी का चुनाव हुआ 2-3 महीना पहले, और इसमें आप एमएलसी के लाइन में थे और पूरा आपको भी विश्वास था, विश्वकर्मा समाज को भी बड़ा भरोसा था कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा। किन किन कारणों से और कौन सी ऐसे हालात पैदा हो गई कि आपको एमएलसी नहीं बनाया गया और एक ही घर में विधायक, एक ही घर में एमएलसी दे दिया गया? इसको आप कहाँ से कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रत्याशियों का चयन जो है बहुत कठिन चीज होता है। जो नेतृत्व होता है उसके सामने तमाम प्रश्न होते हैं, तमाम तरह के दबाव होते हैं, तमाम लोगों के जो है वो होती है, मांग होती है। तो फिर जो है सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और फिर तमाम चीज़ें होती हैं। तो तमाम चीज़ों को देख करके निर्णय लिया जाता है। तो किन्हीं किन्हीं कारणों से अगर नहीं हो पाया, इसका मतलब थोड़ी कि आगे का रास्ता बंद हो गया। पिछड़ों के आप एक बड़े नेता हैं और विश्वकर्मा समाज के भी एक बड़े नेता हैं। सिर्फ आप विश्वकर्मा के नेता नहीं, आप पूरे पिछड़े समाज के नेता हैं। ऐसे में क्या आपको एमएलसी बनाना उचित नहीं था? तो ये कहाँ मना कर दिया कि अब नहीं बनाएंगे? ये भी तो नहीं कहा। ये तो नहीं कहा समाज में लोग नाराज हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। समाज में नाराज है तो समाजवादी पार्टी से समाज में हम बताएंगे, लोगों को परिस्थितियां बताएंगे। इस समय हमने कहा कि देश बड़ा है, उसके बाद समाज है। जब देश ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ रहेगा? संविधान बड़ा है, संविधान में अगर संशोधन हो जाएगा और आपके बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा तो न आप सवाल पूछ पाएंगे न हम जवाब दे पाएंगे। तो पहले उसे बचाना जरूरी है ताकि हम लोग सवाल जवाब कर सकें। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर जो कौन आपकी बात, हमारी आपकी बात कौन करेगा? तो इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग साथ दें। नहीं, हम मानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं तो दुख जरूर हुआ होगा। अब दुख तो बहुत होता है, कई बार होता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं राजनीति में, तो मौके आते जाते रहते हैं। कभी मिलना किसी को होता है, किसी को मिल जाता है। मुख्यमंत्री किसी को बनना होता है, मुख्यमंत्री कोई बन जाता है। प्रधानमंत्री का कोई दावेदार होता है, प्रधानमंत्री दूसरा बन जाता है। ये राजनीति है, राजनीति में सब चलता रहता है। कब किसका संजोग बन जाए और कब क्या हो जाए ये कोई बता नहीं सकता। समाजवादी पार्टी में जो आपका पद है, कद है, इसको देखते हुए आपको नहीं बनाया गया, तो फिर दूसरा कोई आपकी जगह होता तब तो पार्टी छोड़ देता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप किन कारणों से, मतलब किन हालातों से आप समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ पाए? देखिए, पद बड़ा है तो पद के अनुसार आचरण भी लोगों को करना चाहिए। जहाँ तक
पार्टी छोड़ने का सवाल है। पार्टी किसी को एक दिन में नेता नहीं बनाती है। 25 साल 30 साल लगता है एक व्यक्ति को, एक समाज के व्यक्ति को नेता बनाने में। वो 25 साल में जो नेता तैयार होता है, 1 मिनट में अगर निर्णय ले ले तो फिर तो सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसी बात नहीं है, है? तो अब ऐसी बात भी नहीं है कि हम एमएलसी कभी बने भी नहीं है, 2 बार बने भी हैं। हाँ, आगे बनाया जाना चाहिए था ताकि हम विश्वकर्मा समाज को कुछ दे सकें। ये हमारी भी मंशा थी कि हमें बनना चाहिए था ताकि हम समाज का कुछ काम कर सकें, लेकिन मौका नहीं मिला। तो समाज का काम करने के कई रास्ते हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। आगे की उम्मीद है? बिल्कुल आगे की उम्मीद है। उम्मीद पर ही तो पूरा दुनिया जिंदा है। तो उम्मीद है तभी तो जो है आज पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। आप ऑल इंडिया विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े ही संख्या में आपने बड़ी मीटिंग बुलाई। बहुत सारे विश्वकर्मा पूरे जिले से, कोने कोने से विश्वकर्मा लोग आए और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जी भी गदगद हो गए। आपकी जो यह मीटिंग बहुत सफल रहा, बहुत जोरदार रहा। ऐसे में आप क्या कहना चाहिए, कैसे आपने इतनी बड़ी व्यवस्था? देखिए, ये हमारे आपके सभी के समाज के संगठन का लोगों का जो है ये परिश्रम है, केवल एक व्यक्ति का नहीं है। हमारा कैडर है, हमारा जो संगठन है, जो हम समाज के साथ हम खड़े होते हैं, समाज हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों का आपस का व्यवहार और विश्वास है, तो इस विश्वास के नाते इतनी बड़ी मीटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ है। बहुत नेता है जो दिखाई नहीं देते लेकिन करते वो हैं। हम दिखाई देते हैं लेकिन करते कोई और है। तो ये बड़ा नेटवर्क है और इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में नेटवर्क है। हमने यही राजनीति कमाई है। तो जब ये राजनीति कमाई है, ये राजनीति समय समय पर दिखाई देती है। आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, अखिल भारतीय की तरफ से भी और सपा की तरफ से भी। आज भारतीय जनता पार्टी करे 400 पार, आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, ये तो उनका नारा जो है हास्यास्पद, जो वर्तमान स्थिति है तो नहीं लगता कि 200 या 250 से ज्यादा जाता है। लेकिन वो एक तो जो है थोड़ा आगे की बोलते हैं ताकि कल अगर किसी विक्रम से अगर वो 400 तक ले जाए तो किसी को आश्चर्य ना हो। उनको पहले से आपका दिमाग सेट करते हैं कि हम कितना मानना है। दूसरा 400 पार का क्या मतलब? सरकार तो 50% पे भी बन जाती है, सरकार तो 260 पे भी बन जाएगी, 265 पे भी बन जाएगी। सरकार जो है 550 की पार्लियामेंट होती है तो आधे को सरकार बन जाती है। सरकार तो आधे पर भी चलाई जा सकती है, लेकिन अगर 400 पार कर रहे हैं इसका मतलब 2/3 बहुमत चाह रहे हैं। और 2/3 बहुमत चाहेंगे तो कहीं 2/3 बहुमत कब जरूरी होती है? जब कोई संविधान का प्रियम्बुल बदलना हो, जब कोई संविधान में कोई क्लॉज जो है खत्म करना हो। यही आशंका देश की जनता के बीच में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान में कुछ बदल देंगे। तो इसलिए शंका है, इसीलिए जनता चाहती है कि इनको 400 पार न मिले, 200 ही पार मिले ताकि सरकार जो है इनकी न बन पाए। विपक्ष के सामने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, जब हम किसान की माली हालत ठीक करने की बात करते हैं, जब मजदूरों की माली हालत ठीक करने की बात करते हैं, जब नौजवान को नौकरी देने की बात करते हैं, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो बीजेपी दूसरे मुद्दों में हमें उलझाती है। अब एक छोटा सवाल है कि सरकार कहती है कि हमने 25 करोड़ देश की जनता को गरीबी से बाहर कर दिया, गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया, यानी वो अमीरी की लाइन में आ गए। तो जब 25 करोड़ अमीरी की लाइन में आ गए तो आप 81 करोड़ राशन किसे दे रहे हो? जब ये नहीं गरीब हुए थे, जब ये अमीर नहीं हुए थे तो भी आप 81 करोड़
लोगों को राशन दे रहे थे, आज भी उतने को दे रहे हो राशन। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अब राशन के नाम पर आप हमारी महँगाई के मुद्दे को दबाना चाहते हैं। हम केवल खाना खा लें, पेट भर जाए, तो हम ये नहीं बात करेंगे कि हमारे लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए। हमें भूल जाएँगे कि हमारी बेटी की शादी करने के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। हमें भूल जाएँगे कि हमारे पिता की दवा का इंतज़ाम करना है, उसका करना है। हमें भूल जाएँगे हमारे लड़कों को पढ़ाना है। तो सारी चीज़ें राशन से तो नहीं हो सकता, राशन से केवल पेट भरा जा सकता है। और बीजेपी की यही चाल है कि देश की जनता का पेट भर करके उनको गुलाम बनाए रखना चाहती है, जिंदा रखे रखना चाहती है। वो शासन खुद करना चाहती है। आपके जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दिनेश लाल निरुवा जी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ इतने एक तरह से अनैतिक शब्द, मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन वो अनैतिक शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जिस भी गाड़ी पर सपा का झंडा लगा है उसके अंदर सपा का गुंडा बैठा है। तो आप एक मंत्री हैं, तो क्या आप ऐसा स्वीकार करते हैं आप गुंडा हैं? ये तो उनसे पूछिए कि वो हमें क्या समझते हैं। ये तो वो बतावे ना जिन्होंने सवाल किया। उनके भाई भी सपा पे हैं और झंडा लगा के चलते हैं, तो ये तो उनसे पूछिए ना कि आपके भाई गुंडे हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। इससे आपकी क्या नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। इसका जवाब उनसे पूछिए कि आपके भाई जो है सब समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हैं, तो वो क्या है? केवल इतना पूछ लीजिए। तो कह रहे सभी समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, उनके भाई का सवाल पूछिए कि आपके भाई भी तो समाजवादी पार्टी का। अब वो जाते हैं वकीलों के बीच में, तो कहते हैं कि यहाँ गुंडे हैं सब, कि जो उनका विरोध कर रहे हैं, वकील भी गुंडा हो गया। ये मानसिकता आजमगढ़ की जनता ऐसे लोगों को नहीं पसंद करती। अब बेरोजगारी की समस्या को बता रहे हैं कि जो ये जनसंख्या को बता रहे हैं, बेरोजगारी समस्या को जनसंख्या को बता रहे हैं, इस पे क्या? इस बार अगर उन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा आजमगढ़ से, तो बेरोजगारी का महत्व समझ पाएंगे। उनको रोजगार मिला हुआ है, जनसंख्या बता रहे हैं। जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो पूछिएगा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।